हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रतिभा खंडल, स्वागत है आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग का चैप्टर पढ़ रहे थे। आज ऑर्गेनिक फार्मिंग के चैप्टर में हम जैविक नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, जैविक नियंत्रण, जब कीट व जो रोग होते हैं उनको सूक्ष्म जीवों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? जैविक नियंत्रण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा समझिए। जब आपके कीट व रोग हो जाते हैं किसी फसल के अंदर तो उनको सूक्ष्म जीवों के द्वारा नियंत्रित करना क्या कहलाता है? जैविक नियंत्रण कहलाता है। आइए देखते हैं, कीट व रोगों को किन्हीं सूक्ष्म जीवों द्वारा नियंत्रित करना जैविक नियंत्रण कहलाता है। और कीट व रोगों के प्रकोप से फसलों की उपज में 10 से 100% तक क्या होता है? 10 से 100% तक कमी आ सकती है, जिनमें 26% भाग क्या होता है? कीटों के द्वारा, व 20% भाग रोगों के द्वारा नष्ट हो जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टिड्डी जो है अगर वो खेत में आक्रमण कर देता है तो वो एक बार में ही क्या करेगा? पूरी फसल को खराब कर देगा। तो इससे हमारा क्या हुआ? नुकसान हुआ। उसी तरह से कई रोग ऐसे हैं जो फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं और जो उपज है उसको क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है, जैविक खेती में फसलों में कीट एवं रोग नियंत्रण हेतु निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। अभी हम जैविक नियंत्रण की बात नहीं कर रहे हैं, हम जैविक खेती में, ओवरऑल जैविक खेती में जिनके द्वारा नियंत्रण किया जाता है हम उनको पढ़ रहे हैं। सबसे पहला सस्य नियंत्रण। सस्य नियंत्रण क्या होता है? देखिए, जैसे स्वच्छता हो गई, भू परिष्करण क्रियाएं हो गई, उचित फसल चक्र हो गया, उचित पोषक प्रबंधन हो गया, मिश्रित फसल हो गई तथा प्रपंच फसलें। यानी कि सस्य नियंत्रण में हम स्वच्छता का भी ध्यान रखेंगे, खेत पूरी तरीके से साफ सुथरा हो। उसके अलावा भू परिष्करण जो क्रियाएं हैं उनका भी ध्यान रखेंगे, जैसे निराई गुड़ाई करना हो, खरपतवार प्रबंधन हो, इस तरीके से हम भू परिष्करण क्रियाओं का भी ध्यान रखेंगे। उचित फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन करते रहेंगे। पहले जैसे अनाज वाली फसल ले ली, फिर उसके बाद कभी दाल वाली ले ली, इस तरीके से हम क्रॉप रोटेशन करेंगे, अलग अलग फसलों को यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही जो है कुल की फसलें बार बार हम लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जैसे उचित पोषक प्रबंधन करना है, यानी कि पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम उस पर समय समय पर जो है जैव उर्वरक डालेंगे या FIM खाद जो भी हम डाल रहे हैं वो जो है उसमें डालते रहें समय समय पर। मिश्रित फसल यानी कि 2-3 क्रॉप्स को मिक्स करके जो है हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम प्रपंच फसलों का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रपंच फसलों को क्या बोला जाता है? ट्रैप क्रॉप बोला जाता है। इसमें क्या होता है? एक ही कुल की 2 फसलें ली जाती है, एक मुख्य फसल होती है, एक जो है मतलब मुख्य फसल नहीं होती है। तो वो जब कीट वगैरह या रोग वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्रपंच फसलें जो है ना कि ट्रैप क्रॉप जो होती है उनको आक्रमण करेंगे तो बहुत बार हमारी मुख्य फसल क्या हो जाती है? उससे बच जाती है। जैसे यांत्रिक नियंत्रण देखिए अगला आप, इसमें क्या करते हैं? यंत्रों के द्वारा या हाथों के द्वारा उस तरीके से नियंत्रण किया जाता है। जैसे बड़े कीटों को हाथ से पकड़कर नष्ट करना हो गया, रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ देना हो गया, ये क्या है? ये यांत्रिक नियंत्रण है। ठीक है, अगला देखिए आप, कीट प्रपंच अवरोध लगाना। अब कीट प्रपंच अवरोध क्या होता है? कीटों को जो है मतलब आकर्षित करके लाइट से और उनको क्या होता है? पात्र में जैसे गिरा दिया जाता है। जैसे कीटों के नियंत्रण हेतु फसलों की ऊंचाई से लगभग आधा मीटर ऊंचाई जो होती है उस पर क्या किया जाता है? एक लाइट लगाई जाती है। लाइट लगा के क्या करते हैं? लाइट के नीचे क्या करेंगे? केरोसिन या पानी युक्त पात्र रख देते हैं। जैसे लाइट ट्रैप का प्रयोग 8 से 10 बजे तक, यानी कि 8 से 10 बजे का जो रात्रिकाल का समय होता है उसी वक्त लाइट ट्रैप का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है? कीट पतंगे जो है ज़्यादा आते हैं। तो लाइट की और कीट क्या होता है? आकर्षित होगा और वो क्या कर जाएगा? नीचे जो पात्र है उसमें गिर जाएगा। तो इस तरह से भी आप जो है कीटों को कंट्रोल कर सकते हो। अगला है फिरोमोन प्रपंच। फिरोमोन प्रपंच में क्या होता है? फिरोमोन प्रपंच में एक ऐसा रसायन डाला जाता है नर कीटों को आकर्षित करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेस्टेरोन हो गया, तो उससे क्या होगा? नर कीट क्या होंगे? आकर्षित होंगे। नर कीटों को आकर्षित करने के लिए विशेष रसायन का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रोजेस्टेरोन रसायन में गंध के कारण क्या होते हैं? नर कीट आकर्षित होते हैं, जिससे इनका नियंत्रण क्या किया जा सकता है? हम नियंत्रण कर सकते हैं उसको। वानस्पतिक कीटनाशियों का प्रयोग। अब देखिए, जो वानस्पतिक कीटनाशी कौन से होंगे? यानी कि जब वनस्पति के द्वारा कीटों का नियंत्रण किया जाए या वनस्पति के किसी भाग से हम कीटों का नियंत्रण करें, जैसे फूल हो गया, पत्ती हो गई या अन्य कोई किसी फसल का या पेड़ का भाग होगा, तो उससे जो है कीटनाशी बनाया जाता है, उससे नियंत्रण। देखिए, कुछ फसलों के पुष्प व अन्य वानस्पतिक द्वारा कीटों का नियंत्रण करना। जैसे पहला कौन सा? नीम। नीम में देखिए आपने सभी ने सुना होगा, नीम तो हम क्या करते हैं? काम में लेते हैं। जैसे हम
गेहूं को हमको स्टोर करके रखना है काफ़ी लंबे समय तक, तो हम क्या करते हैं, नीम की पत्तियों का यूज़ करते हैं, या अन्य कुछ काम होता है तब भी हम क्या करते हैं, नीम की पत्तियों का यूज़ करते हैं। तो नीम एक तरीके से बहुत ही अच्छा क्या होता है, कीटनाशी साबित होता है। नीम में क्या होता है, देखिए एजाडिरेक्टिन, इसके अलावा सेलानिन तत्व, निम्बिडिन, सेलोनोन नामक तत्व क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। नीम में क्या होता है, ये सभी तत्व उपस्थित होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, एजाडिरेक्टिन। बहुत बार ये आपको जो है पूछ लिया जाता है कि नीम में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, एजाडिरेक्टिन हो गया, सेलानिन हो गया, निम्बिडिन हो गया, सेलोनोन, ये सभी तत्व नीम में उपस्थित होते हैं। जो नीम के बीज है उनमें क्या होता है, विशेष गंध होती है। नीम का जो बीज होगा उसमें कौन सी गंध होती है, टिग्निक अम्ल की। तो बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीम के बीज में जो विशेष गंध आती है उसका कारण क्या है, तो टिग्निक अम्ल उसका कारण है। तो एक नीम हो गया जो आपका नियंत्रण करता है, कीटनाशी का काम करता है ये, ठीक है। अगला है क्राइसैंथेमम। क्राइसैंथेमम को हम क्या बोलते हैं, गुलदाउदी बोलते हैं। गुलदाउदी में क्या होता है स्टूडेंट, इसके जो सूखे फूल होंगे उसका प्रयोग किया जाता है कीटनाशी के रूप में, ठीक है। अगला है आपका तंबाकू। तंबाकू देखिए, तंबाकू में क्या होता है, निकोटिन तत्व पाया जाता है, ठीक है। ये निकोटिन तत्व क्या करता है, चेपा, कपास, सफ़ेद मक्खी, बोलवर्म, इनका नियंत्रण जो है इसके द्वारा हम इनका नियंत्रण कर सकते हैं। यानी कि तंबाकू का जो निकोटिन तत्व है तंबाकू में उपस्थित, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को नियंत्रित कर सकते हैं। अगला है करंज। देखिए करंज क्या है, करंज एक भारतीय प्राचीन वृक्ष है। करंज क्या है, एक भारतीय प्राचीन वृक्ष है। इसकी खली का प्रयोग भूमिगत कीटों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसका कौन सा क्या काम लिया जाता है, इसकी जो खली होती है वो काम में लिया जाता है। और वो किस काम आती है, जो भूमिगत जो कीट पतंगे होते हैं उनको नष्ट करने में क्या काम आती है, ठीक है। अगला है आपका सीताफल। सीताफल का नाम भी आप सभी ने सुना होगा। तो सीताफल के जो उत्पाद है उससे क्या होता है, दाल वाली फसलों को उपचारित करके लंबे समय तक कीटों का प्रकोप नहीं होता है। यानी कि जो सीताफल के उत्पाद होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, दाल वाली फसलों को जो है उपचारित कर सकते हैं। अगला है लहसुन। लहसुन देखिए, लहसुन भी आपने नाम सुना है, हम सब काम में लेते हैं इसको। यह औषधि फसल है। ये क्या है, औषधि फसल है। यह कीटनाशी व जीवाणुनाशी के रूप में क्या होती है, प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो क्या बात हो गई, हमारी वानस्पतिक भागों की बात हो गई, ठीक है। अब है कीट व्याधि नियंत्रण के जैविक उपाय। यानी कि हम किसके बारे में बात करेंगे, हम जैविक नियंत्रण के बारे में। यानी कि जिसमें कहीं ना कहीं जीव जो होगा या सूक्ष्म जीव जो होगा वो इन्वॉल्व होगा, उन नियंत्रण के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। रोग एवं कीटों का नियंत्रण सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। पहला देखिए आप, प्रोटोजोआ। कई प्रकार के प्रोटोजोआ कीटों के नियंत्रण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ के द्वारा भी नियंत्रण किया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, नोजेमा के द्वारा टिड्डे का नियंत्रण करना, ठीक है। जो टिड्डा है उसका नियंत्रण आप किसके द्वारा कर सकते हो, नोजेमा के द्वारा कर सकते हो। आगे देखते हैं, रीढ़धारी शिकारी जीव। रीढ़धारी शिकारी जीव में क्या है, देखिए कुछ रीढ़धारी जीव प्रमुख कीटों का भक्षण करते हैं। यानी कि जैसे आपकी जो मेंढक हो गया, मछलियां हो गई, ये क्या करते हैं, कुछ विशेष कीटों का या कीट पतंगों को क्या करते हैं, ये भक्षण करते हैं, उनको खाते हैं, ठीक है। तो ये रीढ़धारी हो गई, जैसे मेंढक, मछलियां, पक्षी आदि। अब पक्षियों के द्वारा सबसे ज़्यादा नियंत्रण किया जा सकता है, रीढ़धारी में पक्षियों के द्वारा सबसे ज़्यादा नियंत्रण किया जा सकता है। देखिए कीटों का अधिक नियंत्रण पक्षियों द्वारा किया जाता है, इसलिए 40 से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई पर लकड़ियों से निर्मित टी आकार के अड्डे बनाए जाते हैं। यानी कि आर्टिफिशियल जो घोंसले होंगे वो बनाए जाते हैं, जिससे क्या हो, पक्षी वहां आकर रहे और आसपास के जो कीट पतंगे उनको खाकर जो है नियंत्रण कर सके, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला देखते हैं, परभक्षी कीट। अगला क्या है, परभक्षी कीट। इसमें पहला देखते हैं क्राइसोपिड्स। क्या है ये, क्राइसोपिड्स। यह एक परभक्षी कीट है। ये क्या करता है, जो मुलायम शरीर वाले जो जीव होंगे उनको खाता है, जो मुलायम शरीर वाले कीटों का भक्षण करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब ये कौन कौन से हो गए मुलायम कीट, जैसे थ्रिप्स हो गया आपका, जैसिड हो गया, चेपा हो गया, मिलीबग हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गया, या लेपिडोप्टेरा जो गण है उनके जो कीट हैं उनको क्या करता है, क्राइसोपिड्स द्वारा भक्षण किया जाता है और नियंत्रण किया जा सकता है। अगला है कॉक्सिनेला स्पीसीज। कॉक्सिनेला स्पीसीज, यह भी क्या है, परभक्षी कीट है, ठीक है। अब ये भी क्या करता है, माहू चेपा का भक्षण करते हैं। अगला क्या है आपका, परजीवी कीट। वो क्या था, वो था परभक्षी। ये क्या है, परजीवी। देखिए जैविक नियंत्रण में परजीवी कीटों का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे ट्राइकोग्रामा, क्या है,
ट्राइकोग्रामा। यह एक अंडा परजीवी है। ये क्या है? अंडा परजीवी। इसमें क्या करता है? ये जो हानिकारक कीट होंगे जैसे लेपिडोप्टेरा गण के सदस्य, उनके अंदर ये क्या करेगा? उनके अंदर प्रवेश करके ये क्या दे देगा? अंडे दे देगा। ठीक है, जिससे हानिकारक कीट क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। इसका अधिकतर प्रयोग काय में किया जाता है? कपास में, बोलवर्म में किया जाता है। ठीक है, काय में किया जाता है? जो कपास है उसमें जो बोलवर्म है उसमें ये किया जाता है। साथ ही साथ टमाटर में तनाछेदक के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? ट्राइकोग्रामा का। अगला इपीरेकेनिया। इस परजीवी का उपयोग गन्ना में जो पायरिला होता है ना, गन्ना में जो पायरिला होता है उसको जो नियंत्रण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इपीरेकेनिया का। यह भी इम्पोर्टेंट है। देखिए फफूंद, अगला क्या है आपका? फफूंद। फफूंद आप सब जानते होंगे, बहुत बार काम मिल, इसको किस तरीके से काम लेंगे? वैसे तो आप इसको गलत तरीके से जानते होंगे कि ये जब लग जाती है तो चलो खराब हो जाती है चीज़, लेकिन इसका भी यूज़ है। फाइकोमाइसिटीज वर्ग फफूंद जनित रोगों के नियंत्रण में सहायक है। ठीक है, अब अगला है ट्राइकोडर्मा। देखिए दोनों में अंतर है। वो क्या था? ट्राइकोग्रामा था। ये क्या है? ट्राइकोडर्मा था। वो क्या था? परजीवी था। ये क्या है? फफूंद है। इस फफूंद का प्रयोग बीजों के उपचार के समय बीजोपचार के समय किया जाता है। 6 से 8 ट्राइकोडर्मा क्या होता है? 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। अब ये काय के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग चने में, जो चना होता है उसका उकटा रोग हो गया, मूंगफली में जो है कॉलर रूट हो गया, सोयाबीन में जड़ सड़न हो गया, इनके रोगों में क्या करता है? ये काम आता है। इनके रोग नियंत्रण में ये काम आता है। ठीक है, कौन सी चीज? ट्राइकोडर्मा। ठीक है स्टूडेंट, अगला देखते हैं जीवाणु। देखिए जीवाणु क्या है? बैसिलस थुरिंजियसिस। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जो बैसिलस थुरिंजियसिस है प्रचलित कीटनाशी है। ठीक है, इसको बीटी भी बोलते हैं। इसका प्रयोग क्या करेंगे हम? जो लेपिडोप्टेरा व डिप्टेरा गण है इनके कीटों को प्रभावी नियंत्रण करता है, यानी कि उनके नियंत्रण में ये काम आता है। अगला है विषाणु। देखिए विषाणु क्या है? अब देखिए बैकुलोविरिड कुल के विषाणु पर अधिक कार्य हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन से काम आते हैं? बैकुलोविरिड कुल के काम आते हैं। अब ये उदाहरण क्या क्या होंगे इसके? एनपीवी हो गया, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, और जीवी ग्रेनुलोसिस वायरस प्रमुख है। अब ये क्या करते हैं? चना जो होता है, चने में फली छेदक के नियंत्रण है तो ये काम आता है। जो आपका विषाणु है, विषाणु में जो एनपी और जीवी जो वायरस है वो क्या होता है? चने में फली छेदक के नियंत्रण के लिए काम आता है। अगला है सूत्रकृमि। सूत्रकृमि भी देखिए काम आता है। कैसे काम आएगा? जो कीटों पर बाह्य व आंतरिक परजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं। ये क्या करते हैं? कीटों पर उपस्थित होते हैं, जैसे पेनेग्रोमोलोम्स, राइटाइडर्स आदि। ठीक है सर। कीट एवं व्याधि में क्या? अब देखिए अगला देखिए स्टूडेंट, देखिए क्या होता है? जो आपका गोमूत्र है वो भी क्या होगा? काम आता है। अब ये कैसे काम आता है? गोमूत्र में क्या होता है? बहुत सारे ऐसे तत्व उपस्थित होते हैं जो कि जो है आपका कीटनाशी का जो है काम करते हैं। जैसे गोमूत्र में क्या होता है? आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर व लैक्टोज अम्ल उपस्थित होते हैं। और अनुसंधान केंद्रों ने भी ये बताया है कि गोमूत्र जो है कीटनाशी का काम करता है। ठीक है, तो गोमूत्र भी क्या है? एक प्रकार का कीटनाशी होता है। अब आगे पढ़ते हैं टिकाऊ खेती के बारे में। टिकाऊ खेती, देखिए टिकाऊ खेती के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ऐसी खेती जिसके अंदर जो आपकी भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है वो प्रभावित ना हो, साथ ही साथ वर्तमान में जो पीढ़ी चल रही है उनकी सारी ज़रूरतों का क्या हो? पूरा मतलब उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? टिकाऊ खेती कहेंगे। उसके अलावा एक और परिभाषा हो गई, किसी घटक के उत्पादन क्षमता को लंबे समय तक निरंतर रखना, यानी कि कोई भी घटक है उसकी जो उत्पादन क्षमता है उसको क्या करना है? लंबे समय तक बनाए रखना है और निरंतर रखना है। ऐसा नहीं है कि भाई आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं, निरंतर बनाए रखना है। तो वो क्या कहलाएगी? आपकी टिकाऊ खेती कहलाएगी। अब इसके कुछ सिद्धांत है वो भी देख लेते हैं। टिकाऊ खेती क्या करते हैं? स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखती है, यानी कि मनुष्य, पर्यावरण, पशु, इन सब के स्वास्थ्य का भी ये क्या रखती है? ध्यान रखती है। तो टिकाऊ खेती ऐसी होनी चाहिए जो सभी के स्वास्थ्य को बनाए रखे। कम लागत वाली कृषि तकनीकी
व नवीनीकृत संसाधनों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जो टिकाऊ खेती होती है वो क्या होनी चाहिए, आपकी कम लागत वाली होनी चाहिए, यानी कि उसमें पैसा जो है कम लगे, ठीक है। साथ ही साथ क्या हो, नवीनीकृत जो आपकी टेक्निक से, यानी कि जो नई नई टेक्निक से आप उनको भी क्या कर सकते हो, इसमें यूज़ करें। तो ऐसी भी खेती हो। टिकाऊ खेती प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखनी चाहिए, यानी कि जो प्राकृतिक संतुलन है आपका, ओवरऑल संतुलन जो है इसका बनाए रखे, किसी को भी दुष्परिणाम का सामना ना करना पड़े। अगला पॉइंट भी यही है आपका कि प्राकृतिक संतुलन को किसी घटक पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए, यानी कि टिकाऊ खेती ऐसी होनी चाहिए कि उससे किसी भी तरीके को जो आपका पर्यावरण में आने वाला कोई भी इंसान है, व्यक्ति है, पशु है या सूक्ष्म जीव, किसी को भी जो है आपको उनको दुष्परिणाम का सामना ना करना पड़े। तो ये सारे क्या होंगे, टिकाऊ खेती के सिद्धांत होंगे। अगला है टिकाऊ खेती के घटक। टिकाऊ खेती के घटक कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स, देखते हैं। पहला है पोषक तत्व प्रबंधन, यानी कि पोषक तत्वों का क्या होना चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए, यानी कि पूरी तरह से जो है पोषक तत्वों की मात्रा क्या हो, कंप्लीट हो, बिना रसायनों का यूज़ करे हुए। चाहे आप कुछ भी करें उसके अंदर, आप जैव उर्वरक यूज़ करें, आप FIM करें, वर्मी कंपोस्ट करें, जो भी आपको यूज़ करना है कुछ वो करके आप क्या कर सकते हो, पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकते हो। फसलों का विविधीकरण हो, यानी कि इसमें क्या क्या करें आप, फसल चक्र अपनाएं, मिश्रित फसल करें, अंतःशस्य खेती को अपनाना, ये सारी आप इन फसल का विविधीकरण करके क्या कर सकते हैं, जो इसके घटक को रख सकते हैं आप, यानी कि फसलों का विविधीकरण कर सकते हैं आप। इसमें क्या करो, आप फसल चक्र अपनाओ, यानी कि बार बार जो है फसल को बदलते हुए रहे। साथ ही आप मिश्रित फसल भी कर सकते हैं या अंतःशस्य खेती भी आप कर सकते हैं। देखिए, आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिकी के दौरान विशेष पौधों का चुनाव कर मृदा उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, इसके अंदर आप विशेष पौधों का चुनाव करें, यानी ऐसे पौधों का चुनाव करें जो क्या करे, आपकी मृदा जो उत्पादकता है उसको क्या करे, बढ़ाए। तो आप वो भी कर सकते हो। यह वर्तमान में टिकाऊ खेती का मुख्य घटक है, यानी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला घटक है, ठीक है। अब है अगला जल प्रबंधन, यानी कि जो है आपका जल प्रबंधन भी क्या हो, उचित हो। उन्नत तकनीकों का ज्ञान, यानी कि जो नई नई टेक्निक्स आ रही है उनका भी किसान को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। सूचना प्रबंधन, देखिए जो कई सारे अनुसंधान है वो क्या करते हैं, नई नई टेक्निक्स निकालते हैं, तो वो मार्केट में कैसे पहुँचे या किसानों तक कैसे पहुँचे। तो किसान को क्या होना चाहिए, वो जितने भी ऐसे ऐप चलते हो या ई-मार्केटिंग हो गया, ई-लर्निंग हो गया, वो सबका भी उसको ध्यान होना चाहिए, यानी कि सूचना मिलती रहे। तो ये सब क्या है, जो आपकी टिकाऊ खेती है उसके क्या है, ये घटक, यानी कृषि से संबंधित नई तकनीकों, बाजार योजनाओं, अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं की जानकारी हेतु ई-लर्निंग, ई-मार्केट, इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स आदि चलाए गए, मतलब इनको जो है चलाया गया है ताकि किसानों को जो है मदद मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के साथ हमारा जो है लेसन नंबर 2 यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो यहाँ पूरा होता है। अगली क्लास में हम लेसन नंबर 3 यानी सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। यहाँ हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब जो है नेक्स्ट जो है सिंचाई वाला लेसन है हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।